Yes, very good evening to all of you, my dear students. Very good evening to everyone. So, in our previous class, we have started discussing the basic structure of the Constitution, right? तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता रहा था दैट कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्पस है दैट इज गवर्नेंस एट द सेम टाइम सोशो इकोनॉमिक चेंज, राइट? The purpose of having constitution is for the governance purposes, कि हम उससे गवर्न हो, और दूसरा that there should be socio economic change, there shall be social justice, and with the help of social justice there will be what? Unity, and with the help of unity there will be what? Fraternity. And if there is a fraternity, there will be what? It will be a welfare state. And that is our main objective, कि हम सब एक दूसरे को with the respect देखें, right? We shall treat each other as our brothers and sisters. We should respect the religion. We should not suppress any person, any gender, any religion, any caste. There shall be a suppression, there shall be a removal of such suppression, right? There shall be socio-economic change. Now the question is that how we are going to achieve this thing, कि ये सोशो इकोनॉमिक चेंज, सोशल जस्टिस हम कैसे अचीव करेंगे? by having social values, by having equality, by having equity, by having non-arbitrariness, by developing a better standard of living of each and every person. बट उसके ये सब करने के बाद भी मैं आपको बता रहा था कि कुछ ऐसे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं जो तब भी डिप्राइव्ड रहेंगी. वो सेक्शन कौन सा है? जोग्राफिकली आइसोलेटेड पीपल, राइट? द ओल्ड एज पीपल, द चिल्ड्रन, द वुमेन. अगर हम ये सब हटा भी दे तब भी ये जो जोग्राफिकली आइसोलेटेड पीपल है, या ओल्ड एज है, या वुमेन है, दे विल बी, जे इलिटरेट पर्सन है, दे विल बी समहाउ विल बी एक्सप्लॉइटेड. सो फॉर दिस द state should make such policies to uplift them. Is it clear? That is why we are saying that there should be a social justice. बट अगर हमने चीज ही हटा दी अमेंड करके, तो द सोसाइटी विल कोलैप्स, राइट? द क्वेश्चन इज कि हम कितना अमेंड कर सकते हैं. अमेंड इज टू चेंज, बट हाउ मच चेंज? सो हाउ मच चेंज, देयर इज अ टेस्ट. उसके लिए एक टेस्ट है. टेस्ट क्या है? कि बेसिक स्ट्रक्चर को क्या नहीं होना चाहिए? अफेक्ट नहीं होना चाहिए. बाकी आप चेंज कर सकते हो, कोई परवाह नहीं. जैसे कि अभी 3 लॉज लेकर आए, राइट? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये लॉज लेकर आए, चेंज कर दिया ना इन्होंने, पुराने लॉज को चेंज कर दिया. बट क्या ये चेंज हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट, हमारा जो एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या उसको अफेक्ट करता है? इट इज नॉट अफेक्टिंग. व्हाई इट इज नॉट अफेक्टिंग? क्योंकि वो इन लाइन विथ कॉन्स्टिट्यूशन है. वहां कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि भेदभाव होना चाहिए मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के साथ, बल्कि वहां ये एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि चाइल्ड रेप होता है तो डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए. वहां अब इस बार और ऐड कर दिया गया है. क्या ऐड कर रहा है? कि अगर एनी पर्सन हैज कमिटेड सो एंड सो ऑफेंस, तो पनिशमेंट के तौर पे हम कम्युनिटी सर्विस भी करवा सकते हैं. दैट वाज नॉट देयर अर्लियर. अर्लियर क्या था? या तो डेथ सेंटेंस हो गया, या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गया, या तो फाइन हो गया, या तो प्रॉपर्टी फॉरफीचर हो गया. इनके अलावा एक और इन्होंने ऐड करा है, क्या? कम्युनिटी सर्विस. अब आप मुझे बताओ कि क्या ये कम्युनिटी सर्विस वायलेटिव है बेसिक स्ट्रक्चर का? नहीं. इट इज नॉट आर्बिट्रेरी. इट इज नॉट वायलेटिंग द इक्वालिटी. अब जो गलत करा है उसको कम्युनिटी सर्विस करवा सकते हैं कि भाई आपने अगर यहाँ पे सड़क की, आपने वो क्या नाम है,
जैसे कभी कभार क्या होता है, ड्रंक एंड ड्राइव केस में गाड़ियां फुटपाथ पे चढ़ा देते हैं लोग, तो जिसकी वजह से वो खराब हो जाती है। तो वहां पे आप कम्युनिटी सर्विस करवा सकते हो कि आपसे बोलेंगे अच्छा यहाँ पे 6 महीने तक आप यहाँ पे सफाई करोगे, कूड़ा वूड़ा साफ करोगे, आप शिक्षा दोगे, लोगों को एजुकेट करोगे, प्रमोट करोगे एजुकेशन, तो दैट कैन बी द कम्युनिटी सर्विस। तो ये किसी भी फंडामेंटल राइट, किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट तो नहीं कर रही है। तो ये टेस्ट है बेसिकली। इज इट क्लियर कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज वेरी प्रोग्रेसिव इन नेचर, राइट? वी आर प्रोसीडिंग फर्दर, बट ऐसा कुछ चेंज करके जिससे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो, वो हम होने नहीं देंगे और वो हो भी नहीं सकता। अगर कुछ ऐसा लॉ बनाया है जिससे बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट होता हो, तो फिर वो लॉ ही वायलेटिव है। समझ में आया? इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो मैंने आपको शायद ये लिखवाया था दैट इट मे क्रिएट अ डिकोटोमी बिटवीन द सोसाइटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट वाज द लास्ट लाइन माय डियर स्टूडेंट, दैट वाज द लास्ट लाइन। गुलफिशर, शैली, तृप्ति, ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? आई बिलीव दैट दिस इज द लास्ट लाइन, राइट? कि अगर हमने अमेंडमेंट कर दिया और उसकी वजह से हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस मतलब अफेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा सोसाइटी में, राइट? कि मान लो हम अमेंडमेंट करके और ये बोल दे कि हमारा हिंदू राष्ट्र है, तो यहां पर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट take away the basic essence of the core. Is it clear? Otherwise, there will be what? There will be a division between the society, and if there is a division, the society will collapse ultimately. And we cannot imagine such society, right? अभी मैं बड़े रिस्पेक्टफुली बाहर जाता हूं, मेरे को कोई डर नहीं है कि कोई मुझे गोली मार देगा, राइट? कभी कभार होता है, बट स्टिल, राइट? इज इट क्लियर? सो एक पॉइंट लिखो दैट पार्लियामेंट कैन नॉट रॉब, एक पॉइंट लिखो, पार्लियामेंट कैन नॉट रॉब द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स essential vitality, of its essential vitality, that is the essential life, that is the essential life। समझ में आया कि पार्लियामेंट ना आपका ये एसेंशियल जो लाइफ है, एसेंशियल एलिमेंट्स है, उसको वायलेट नहीं कर सकती अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के लिए, के साथ, राइट? इज इट क्लियर? सो नाउ राइट डाउन one paragraph over here. If the principles are taken away, if the principles are taken away, are taken away from constitution, from constitution, then the constitution, then the constitution will lose, will lose its essential life, its essential life and the purpose, essential life and purpose, and will become, Bahar is asking, sir, the question as to whether basic structure doctrine is vague or not was not to be discussed. We will be discussing, beta, just wait. Since you have not written your answers, that does not mean that I will not be taking that. I will be taking it, just wait. Okay. कोई बात नहीं, it's okay. All right, Miss Bahar, I will be taking it, just wait for some time. Right? आगे लिखो.
then the constitution will lose its essential life and purpose and will become and will become just a minute, will become vegetative. अब what do you understand by the term vegetative? बता दो. Diya says dead state. Okay. Bahar says not functional. Okay. नहीं. Yes, absolutely correct, Miss Diya and Miss Bahar. That is vegetative state का मतलब है that अब इसमें जान नहीं है. बस अब वो एज अ रखा हुआ है बट उसका कोई यूज नहीं है, उसमें कोई जान नहीं है. राइट. जैसे कोई पर्सन कोमा में चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेट में चला गया, कि ना दैट पर्सन इज गिविंग एनी रिएक्शन. राइट. neither they are responding, it is just there lying. तो दैट इज डेड स्टेट बोलते हैं या फंक्शनलेस बोलते हैं वेजिटेटिव. कि अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन से उसका प्राइम चीज ही ले ली तो फिर वो तो सिर्फ वेजिटेटिव हो गया ना, यूजलेस हो गया. ओके. इज इट क्लियर एवरीवन? इफ यस गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर. क्लियर. गुड. शैली ठीक है, प्रिया ठीक है, तृप्ति ठीक है, रूपल ठीक है, बाहर ठीक है, दिया, दीपांशी, श्वेता ठीक है. ओके, इसको लिखो, राइट डाउन फर्दर. इट इज दीज प्रिंसिपल्स, it is these principles which are bedrock, which are bedrock of constitution, of constitution. That is the basic structure. That is the basic structure. That is the basic structure of constitution. Of constitution, and in no circumstances, and in no circumstances, wait, Miss Dia, and in no circumstances by any process, by any process of amendment, can this by any process of the amendment, this basic structure, this basic structure of constitution, of constitution be taken away, be taken away or abridged. ठीक है. राइट. अब एक क्वेश्चन है बाय दिया. दिया इज आस्किंग that sir, what are the principles of basic structure? बताओ. What are the principles of basic structure? देखो, अभी जो मैंने आपको बताया that there shall not be what suppression of any religion, right? There shall be equality, there shall be equity, there shall be just and reasonable. तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं. देयर शैल बी नेचुरल जस्टिस शैल बी फॉलोड. तो ये क्या है? ये बेसिक प्रिंसिपल्स है विच कैन नॉट बी वायलेटेड. तो अभी मैं उस पॉइंट पर आऊंगा कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन है, क्या ये वेग डॉक्ट्राइन है. अभी आऊंगा उस पॉइंट पर. बट ये दिया समझ में आया आपको बेटा? राइट. क्योंकि इसको हम वायलेट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट वायलेट सच प्रिंसिपल्स. राइट. वी कैन नॉट वायलेट सच प्रिंसिपल बिकॉज अगर ये वायलेट हो गया
then the society will collapse, right? Okay, then the society will collapse. अब एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे। अब आप मुझे बताओ कि उसके बाद मैं इस पे दोबारा आ जाऊंगा, बट उससे पहले एक क्वेश्चन है कि क्या आर्टिकल 368 is subservient to article 13 clause 2? Is subservient to article 13 clause 2? सबसर्विएंट का मतलब होता है इंफीरियर। तो क्वेश्चन है, इज आर्टिकल 368 सबसर्विएंट? सबसर्विएंट का मतलब होता है इंफीरियर। तो क्या आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 क्लॉज 2 से इंफीरियर है? यस और नो? नतीशा सेज नो। ओके, बताओ। शैली सेज नो। ओके, अमित, अमित सेज नो, ये इंफीरियर नहीं आर्टिकल 362। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में तो लिखा हुआ है कि कोई भी स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा which takes away or abridges the fundamental rights or violates that part। और आर्टिकल 368 में तो लिखा हुआ है कि भाई नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द प्रोविजंस, द पार्लियामेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड, राइट, हैज द पावर टू अमेंड। तो यहां पर जो चीफ जस्टिस थे सीकरी, ये कहाँ पे, ये क्वेश्चन कहाँ पे उठा? ये क्वेश्चन उसी में उठा था, क्या नाम है, केसवानंदा भारती जजमेंट में ये क्वेश्चन उठा था कि क्या आर्टिकल 368 इंफीरियर है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 से। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस सीकरी ने बोला, डिक्लेयर दैट दिस इशू नीड नॉट टू बी डिस्कस्ड, कि ये इशू है नहीं डिस्कस करने का। बट जस्टिस हेगड़े and Justice Mukherjee held that there are a harmonious construction between Article 368 and Article 13 clause 2. You cannot say that Article 368 is inferior and 13 clause 2 is superior. Rather, there is harmonious construction. They are at par, right? At equal position. No one is superior, no one is inferior. समझ में आया? Yes. नतीशा करेक्ट, यस, ओवर हियर, बाहर, दीपांशी, दिया, गुलफिशा, ईशानी, नतीशा, रूपल, सलोनी, शैली, श्वेता, स्प्रिया, तृप्ति। रूपल ठीक है, सलोनी ठीक है, स्प्रिया ठीक है, बाहर ठीक है, दीपांशी, दिया। तो यहां पर लिख लो, एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, दैट चीफ जस्टिस सीकरी डिक्लेयर्स that this issue that this issue need not be discussed, need not be discussed, but justice hegde but justice hegde and justice mukherjee held that held that there has to be there has to be a harmonious construction, a harmonious construction between article 13 clause 2 and article 368। ठीक है?
क्योंकि अगर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो पार्लियामेंट हमेशा अपनी मनमानी करेगा। वो बोलेगा नहीं जी मेरे पास पावर है और उसमें नॉट विद स्टैंडिंग लिखा हुआ है। बट नो डाउट नॉट विद स्टैंडिंग लिखा हुआ है, बट यू कैन नॉट वायलेट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, that such document that we have given to ourselves, we have adopted this constitution. Is it clear? Tell me. मिस बहार, दीपांशी, दिया, गुलफिशा, ईशानी, नतीशा, रूपल, सलोनी, शैली, श्वेता, प्रिया, तृप्ति, क्लियर है? दिया ठीक है, गुलफिशा ठीक है, बहार ठीक है, सलोनी ठीक है, शैली ठीक है, प्रिया ठीक है, रूपल ठीक है, तृप्ति ठीक है, अमित क्लियर है? अब now let us come to the question which I have given to you yesterday. That is not the doctrine of basic structure, is an uncertain doctrine or it is a vague doctrine. Question लिखता हूं मैं, is not the doctrine of basic structure is a vague doctrine. अब देखो यहां पे ऑब्जेक्शन उठा, बताओ मैं आपको या आप बताना चाहोगे इसमें कुछ? वुड यू लाइक टू ऐड और शुड आई आस्क और शुड आई टेल? इफ यू वांट मी टू टेल गिव मी अ थम्स अप। मैं बताऊं इसमें? प्रिया बाहर, ओके ठीक है, सलोनी, शैली, गुलफिशा। देखो यहां हुआ क्या कि पहला ऑब्जेक्शन ये रेज हुआ कि देर इज नो रिजिड डेफिनेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, राइट? कि कोई एक रिजिड डेफिनेशन नहीं दी। जैसे ऑफेंस की डेफिनेशन दे रखी है कि कोई भी एक्ट अगर आप करते हो और वो आईपीसी की डेफिनेशन में फॉल कर जाता है तो फिर वो ऑफेंस है, ठीक है? ऐसे ही बेसिक स्ट्रक्चर की कहीं पर भी रिजिड डेफिनेशन नहीं है। और दूसरा कि कोर्ट ने कोई लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स नहीं प्रोवाइड करा है ना? राइट? कोर्ट हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स की अच्छा अच्छा ये ही है और इसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। तो सिंस देयर इज नो रिजिड डेफिनेशन, since there is no list of various elements of basic structure, we can say it is vague doctrine, uncertain है, right? तो दो ऑब्जेक्शन थे यहाँ पे, टू ऑब्जेक्शन। क्या ऑब्जेक्शन थे? कि पहला कि देर इज नो रिजिड डेफिनेशन, नो रिजिड डेफिनेशन, राइट? प्लस दूसरा दैट नो लिस्ट इज गिवन। लिस्ट किसका? एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, राइट? लिस्ट किस चीज का? एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, राइट? तो यहां पे कोर्ट ने बोला, अब यहां तक क्लियर है? अब देखो यहां पे कोर्ट ने बोला कि भाई इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल। पॉसिबल थोड़ी है। जब केस आएगा तो उस पर डिसाइड होगा, उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है, बेसिक प्रिंसिपल है या नहीं है, राइट? मैं ऐसे ही थोड़ी एग्जॉस्टिव लिस्ट बता दूंगा। So there is no exhaustive, it is not possible to make a list. It is not possible to make a exhaustive list that contains the principle of basic structure in one go. तो पॉसिबल का है? जब जब मेरे पास केस आएगा तब तब मैं डिसाइड करूंगा। और अगर कोई एक मैटर आ गया उस पर डिसाइड कर दिया बट उसके अलावा मैं कुछ और कह रहा हूं तो वो तो ऑबिटर डिक्टम हो जाएगा ना। ऑबिटर डिक्टम क्या होता है? Obiter dictum is just my opinion which is not referred to this case, and it is not a precedent also, it is just an opinions. समझ में आया? इज इट क्लियर? कि अगर कोई मैटर आया उस पर मैंने डिसाइड कर लिया,
उसके अलावा मैं कुछ और कह रहा हूं, तो जो कुछ और कह रहा हूं ये तो ऑबिटर डिक्टा है, ऑबिटर डिक्टम है। उसका क्या मतलब होता है? दैट इज जस्ट एन ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, इट इज नॉट अ प्रेसिडेंट, इट विल नॉट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, क्योंकि उसमें सुनवाई नहीं हुई ना, ये तो मेरा खुद का एक्सप्रेशन है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ एग्जॉस्टिव लिस्ट, rather we are guided by the principles, and what principle it is? That there shall not be any arbitrariness, non arbitrariness, right? Fairness, just, reasonableness, और क्या, और आपका right to equality, right? Secularism, there shall not be any kind of suppression of any religion to any other religion। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। बट अगर ये क्यों, व्हाई आई कैन नॉट डिफाइन इट? बिकॉज इट इज एवर इवॉल्विंग, ये इवॉल्व हो रहा है ना, और मुझे आज खुद भी नहीं पता कि कितना डीप है। जब तक मैटर आएगा नहीं तब तक मैं डिसाइड कर नहीं पाऊंगा, और अगर मैं कुछ डिसाइड करता हूं तो दैट विल एक्ट एज अ ऑबिटर डिक्टम, दैट विल नॉट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। समझ में आ गया? तो ये वेग नहीं है, इट्स जस्ट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू राइट एवरीथिंग until and unless the matter comes to me। तो मैं भी अब सब लिखवाऊंगा ये, बट ये चीज समझ में आई? बाहर दीपांशी, दिया, गुलफिशा, ईशानी, नतीशा, रूपल, सलोनी, शैली, श्वेता, प्रिया, तृप्ति। शैली ठीक है, प्रिया ठीक है, तृप्ति ठीक है, श्वेता ठीक है, रूपल ठीक है, बाहर ठीक है, गुलफिशा ठीक है, नतीशा ठीक है, सलोनी ठीक है, दिया, दीपांशी, ईशानी, क्लियर है? अमित क्लियर है? गुड। एक और पॉइंट इस पर ना लिखो, मैं आपको अब लिखवाता हूँ, काइंडली राइट इट डाउन, kindly write it down। Court held, firstly, it is not practically possible, it is not practically possible that the court, that the court make all, make all the exhaustive list, make all the exhaustive list, yes को ऐसे लिखो। Court held that firstly it is not possible, firstly it is not practically possible that the court make the exhaustive list of all elements, of all elements of basic structure, of basic structure in one go, comma, because an issue, because an issue can be examined, because an issue oblique element, oblique element can be examined all right dear, just wait for 1 minute। Issue or element can be examined only as when it comes to the constitution, or when it comes to the court, only as when it comes to the court। Okay, let me read what Dia is saying। Dia says, sir, one point was also there which criticized separation of power, that basic structure doctrine is inconsistent with it। Can you explain this? देखो, there is no doubt that there is a separation of power, right? सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब कि जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, दे ऑल हैव अ सेपरेशन ऑफ पावर एंड नो वन इज अलाउड टू एनक्रोच, राइट? ओके, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब
कि there shall be, the constitution is the protector, right? We can say the constitution is the protector and the court is the guardian, right? Okay, the court, the judiciary is the guardian and the constitution is the protector. So agar legislature has made any law which violates the basic essence of the constitution, then who will check it? The judiciary will check it, right? Is it clear? Despite of having separation of power, the judiciary will always look after in the form of judicial activism, right? In order to do check and balance, in order to eliminate the arbitrariness of the parliament, the laws which they have passed. All right, Miss Dia, is it clear? And everyone, all right. तो आगे इसको लिखो, write it down further. The court cannot go beyond, the court cannot go beyond the issues that has been raised, that has been raised in the case, that has been raised in the case as it decides, as if, इसको ऐसे लिखो, in the case as if it decides the issue beyond, इसको ऐसे लिखो, just a minute. The court cannot go beyond the issues that has been raised in the case, and if it decides that issue beyond the case, it will be the obiter dictum. It will be the obiter dictum. अब obiter dictum क्या होता है? It is basically the court's expression, opinion, right? Okay, but it is not a precedent. It will not be followed. Okay, right? Is it clear? तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि भाई देखो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, इट इज नॉट अ वेग डॉक्यूमेंट, राइट? तो यहाँ पे लिखो, राइट डाउन फर्दर, कोर्ट हेल्ड दैट Dia wants to add something. Dia is adding, but court always have the power of interpretation and can widen the scope like in Article 21. Yes, absolutely correct. Article 21 आपका fundamental right है and that can be enforced in Article 32 and by the Supreme Court or by the High Court for that matter. ठीक है, right? तो यहाँ पर main point क्या है? That it should not violate the basic element of the constitution, or if I want to add something, it shall not violate the sanctity of the constitution. Is it clear? Right? Likho, write it down further. The court held that, okay, court held that things like natural justice has no rigid definition, available, राइट? जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की अगर मैं बात करूं तो कोई रिजिड डेफिनेशन तो है नहीं, रादर ये तो नेचुरल जस्टिस है. नेचुरल जस्टिस क्या कि अगर मेरे खिलाफ सूट फाइल हुआ है तो ऑब्वियसली आप मेरे पास समन्स तो या नोटिस तो भेजोगे ही ना, बट अगर वो आपने नहीं भेजा
तो दैट इज अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर मेरे को आपने एक्यूज बनाया है तो मेरा राइट है ना कि मैं बोल सकूं अपने डिफेंस में, बट अगर आप मुझे अलाउ नहीं कर रहे हो तो दैट इज अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट? कि मेरे को बिना सुने मेरे को आपने कन्विक्ट कर दिया। अरे, सो नेचुरल जस्टिस ये जो एलिमेंट है दैट इज ऑल्सो कैन नॉट बी डिफाइंड रिजिडली, रादर दैट हैज टू बी एग्जामिन्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। समझ में आया एवरीवन? तो ये जो नेचुरल जस्टिस है इसको भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। There is no rigid definition is given. Rather, we have to examine that what is the situation. Okay, right? Is it clear? अब आगे लिखो। They are practically applicable. They are practically applicable. They are practically applicable even though there is no rigid definition, even though there is no rigid definition, even though there is no rigid definition. The court held that simply because the court held that simply because the rigid definition cannot be given, definition cannot be given, the rigid definition cannot be given for the concept basic structure वाला concept. Okay, it does not cease to be a concept. It does not cease to be a concept of law, and it cannot be treated as vague, and it cannot be treated as vague. It cannot be treated as vague. Next, the main test, जो मैं आपको मेन टेस्ट बता रहा था ना, चलो मैं आपको ये थोड़ा सा समझाता हूँ। समझाओ, लिख लिया आपने? फिर मैं आपको लिखवाता हूँ। यहां तक लिख लिया? ओके, तो मेन टेस्ट क्या था यहां पर चेक करने का कि क्या ये वायलेटिव है या नहीं, है ना? बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है या नहीं। तो मेन टेस्ट है फ्रेटर्निटी। अब आप पूछोगे सर फ्रेटर्निटी क्या होता है? फ्रेटर्निटी इज व्हाट? दैट इज ब्रदरहुडनेस, दैट इज यूनिटी, दैट इज इंटेग्रिटी। तो अगर आपने ऐसा लॉ बनाया जो फ्रेटर्निटी को वायलेट करता हो, जो इंटेग्रिटी को वायलेट करता हो, विच इज नॉट अश्योरिंग द यूनिटी, विच इज वायलेटिव ऑफ इंडिविजुअल डिग्निटी, then we can say that that law is violative of principle of that law is violative of basic structure of constitution. जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अभी फार्म लॉज लेकर आए थे, राइट? है ना? याद होगा आपको, अभी 6 महीने पहले, शायद 4 5 6 महीने पहले फार्म, 6 महीने मतलब साल भर हो गया, काफी टाइम हो गया, है ना? फार्म लॉज लेकर आए थे जिसपे उन्होंने कहा था कि जो फार्मर्स हैं उनसे गवर्नमेंट खरीदेगा, और उसपे कुछ प्रोसीजर बना रखा था। बट देयर वाज लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई वाज देयर इन द एंटायर नेशन ऑफ इंडिया, राइट? एंड इन द एंटायर नेशन, particularly in Punjab, Delhi, Haryana, and other parts of the India, there was a lot of hue and cry. That hue and cry was that these laws are not in favor of farmers, that laws are somewhere violative of what? Of this basic structure. क्योंकि by that laws the farmer life
जो थी वो, दैट वाज नॉट वेरी डिग्निफाइड लाइफ। क्यों? क्योंकि उसको जितना पैसा मिलना था उससे कम पैसा की गारंटी कर रहे थे वो। तो हमें देखना है कि जो लॉ ला रहे हैं, क्या वो ये वाला टेस्ट के पे खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। और टेस्ट क्या है? फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द यूनिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। अगर ये टेस्ट को खरे उतर रहे हैं तो दैट इज इन लाइन विथ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये टेस्ट को खरे नहीं उतर रहे तो दैट इज अ वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट लॉ विल बी वॉइड एब इनिशियो, विल बी वॉइड पर से। समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? दिया ठीक है, बाहर ठीक है। अब जैसे एक और मैं आपको बात करता हूँ, एक और लॉ लेकर आए ये, कौन सा लॉ लाया है अभी रिसेंट में? चलो इसके अलावा, जैसे अभी ये 497 था। ओके, दिया से सी ए ए, राइट, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, राइट, सी ए ए। अब उसके ऊपर भी बड़ा ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है। क्यों मचा हुआ है? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई ये जो नॉर्थ ईस्टर्न में जो लोग रह रहे हैं, राइट, जो उस पेरिफेरल एरिया में रह रहे हैं, सिक्किम साइड में रह रहे हैं, दे हैव टू प्रूव देयर सिटीजनशिप। Why? Because we not we, rather the parliament believe that they are the Rohingyas, that they are illegally migrated, and because they are illegally migrated from the neighboring countries, so they will not be getting what, the benefit of Indian citizenship. तो यहाँ पे सी ए लेकर आए, राइट, बट वो कहीं ना कहीं इट इज ऑल्सो समवेयर अ वायलेटिव। तो यहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर बनाना चाहिए, उसके ऊपर देयर इज अगेन अ डिस्प्यूट गोइंग ऑन, राइट। अब जैसे ये मैं आपको इसकी बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था मैं भूल गया, है 497 की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। दैट वाज हाउएवर दैट वाज डी इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो व्हाई इट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल? दैट अर्लियर इट वाज एन ऑफेंस, एडल्ट्री। Earlier it was an offense, but now it is not an offense. It is only a civil wrong, right? अब जैसे 377, earlier it was an offense, but by the Joseph Shine, now it is not an offense. Why? Because the societal perception has changed. It is not violative of basic structure, so it is not an offense anymore. तो जब भी कोई लॉ लेकर आओगे उस पे चेक होगा कि क्या वो फ्रेटर्निटी को वायलेट कर रही है, क्या वो यूनिटी को अश्योर कर रही है, क्या डिग्निटी, डिग्निफाइड इंडिविजुअल की डिग्निटी को हार्म पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, राइट। सो द अल्टीमेट टेस्ट इज बेसिकली इक्विटी, जस्टिस, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। और उसमें भी आप पूछो तो फ्रेटर्निटी इज एट द टॉप मोस्ट, क्योंकि इक्विटी होगी तो फ्रेटर्निटी होगा, डिग्निटी होगा तो फ्रेटर्निटी होगा, राइट, इक्वालिटी होगा तो फ्रेटर्निटी होगा, सोशल जस्टिस होगा तो फ्रेटर्निटी होगा। फ्रेटर्निटी क्या है? ब्रदरहुडनेस है ना, दैट देयर शैल बी अ व्हाट, सोसाइटी में एकदम काम रहे, वेलफेयर सोसाइटी रहे, हम एक दूसरे की इज्जत करें। अभी मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं, बट इससे पहले एक पॉइंट लिखो, राइट ऑन वन पॉइंट। द द मेन टेस्ट, the main test for basic structure, for basic structure, which is the ultimate test, which is the ultimate test, which is the ultimate test, and the test is fraternity, and the test is fraternity, assuring unity, assuring unity and integrity, and integrity.
of nation and dignity of individual. And dignity of individual. Right? Next para. The ultimate goal of justice, the ultimate goal of justice, comma, liberty and equality is to promote fraternity, is to promote fraternity, is to promote fraternity. तो जो अल्टीमेट गोल है जस्टिस का, लिबर्टी का, न्याय का, फ्रीडम का, इक्वालिटी का, इज टू प्रमोट फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुडनेस. क्योंकि ब्रदरहुडनेस है तो फिर क्या होगा? वेलफेयर सोसाइटी होगी. वेलफेयर सोसाइटी है तो फिर द सोसाइटी इज इन अ गुड पोजिशन. देर इज नो राइट्स, देर इज नो कंफ्यूजन, देर इज नो बैड एलिमेंट्स इन द सोसाइटी. बट अगर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी नहीं है तो फ्रेटर्निटी कैसे आएगा? सो अल्टीमेटली ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस शुड एम टू प्रमोट फ्रेटर्निटी. तो फ्रेटर्निटी हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव है. हमारा मेन क्या है? ऑब्जेक्ट है कि जिसे हमें अचीव करना है कि फ्रेटर्निटी हो. फ्रेटर्निटी कैसे होगा? सोशल जस्टिस होगा तो फ्रेटर्निटी होगा ना. कि मैं आपको इज्जत से बात करूं, आपको इज्जत से देखूं, राइट? आपको सारी चीजें मिले जिसके आप हकदार हैं, राइट? अब नाउ आई एम एंटाइटल्ड टू हैव अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट. So for that, the government is making some norms. Sometimes the government also implement odd even days to ensure that I should get a healthy environment. समझ में आ रहा है? उससे क्या हो रहा है? उससे फ्रेटर्निटी तो प्रमोट हो रहा है. अदरवाइज आप चले जाओ सारे लोग एक दूसरे को हॉर्न मार मार के परेशान कर दोगे. राइट? इज इट क्लियर? सो अल्टीमेटली ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल concepts of provisions should aim to promote fraternity. इसमें एक और पॉइंट लिख, ये वाला पॉइंट भी लिख लो. अल्टीमेटली all constitutional provisions aim is to promote fraternity. तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है उन सब का एम क्या है? कि फ्रेटर्निटी का प्रमोशन हो. बिकॉज इट इज द फ्रेटर्निटी विच अश्योर्स डिग्निटी. क्योंकि फ्रेटर्निटी है तो मेरे को डिग्निटी है. फ्रेटर्निटी है तो देयर इज अ यूनिटी, देयर इज अ इंटेग्रिटी. अगर फ्रेटर्निटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है. समझ में आया? तो लिखो ये भी. बिकॉज इट इज द फ्रेटर्निटी, बिकॉज इट इज द fraternity which assures the dignity of individual and strengthening unity and strengthen unity and integrity of a nation. Okay. तो अब आप एक इमेजिन करो, अगर यूनिटी नहीं होगी तो क्या फ्रेटर्निटी हो पाएगी? हम एक दूसरे में यूनिटी नहीं है तो क्या ब्रदरहुडनेस होगा? नहीं होगा. राइट? सो these things cannot be guaranteed until and unless there is a fraternity, feeling of oneness.
फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? ब्रदरहुड मतलब फीलिंग ऑफ वन, कि हम एक ही हैं, वी आर नॉट डिफरेंट, वी आई डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू प्लीज डू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, राइट? कि मैं आपका ध्यान रखता हूँ, आप मेरा ध्यान रखते हो रोड पर। Just because I am Hindu or just because I'm Muslim, I shall not be feel neglected. Just because I'm forward caste or backward caste, I shall not be rejected. Why? Because again I'm saying that is fraternity. Okay, दिया का एक क्वेश्चन है। दिया पूछ रही है, सर is there any, let me read, is there any case law which supports the statement that basic structure doctrine is not vague? बेटा यही इस केशवानंद भारती जजमेंट में ही बोला गया कि दैट दिस स्टेटमेंट, दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट अ वेग स्टेटमेंट, राइट? बिकॉज इट कैन नॉट बी डिफाइंड। आगे एक और केस लॉ है, दैट इज आई आर कोयल हो, और एक एम नागराज, वो आगे मैं आपको लिखवाऊंगा, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। बट यस, यहां तक क्लियर हुआ कि फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, राइट? वेयर आई वाज, दीपांशी बाहर, दिया, गुलफिशा, ईशानी, नतीशा, रूपल सलोनी, शैली, श्वेता, प्रिया, तृप्ति, यहां तक क्लियर है? ओके। अब एक और चीज देखो, अगर हम फ्रेटर्निटी की बात करें या इसकी बात करें, सेक्युलरिज्म की बात करें, तो ये प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं जो कि इट इज समराइज्ड, और आई कैन से द एसेंस ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज समराइज्ड इन द प्रिएम्बल। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि प्रिएम्बल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स? पीटी में पूछ लेते हैं, प्रिएम्बल में कितने वर्ड्स हैं? प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता दो। प्रिया इनकरेक्ट। एक स्टूडेंट लिख रहे हैं सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक। बेटा ठीक है, इसके अलावा पूरे वर्ड्स बताओ, राइट? वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? ऑन सो एंड सो, सो देर आर इन टोटल 85 वर्ड्स। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, why you are writing 73? It is 85, my dear students. Since 3 students have written 73, now I am doubtful. Why am I wrong? Let me just check it. Let us count. Okay, देख लेते हैं, चलो। बहुत सारे बच्चे 73 बोल रहे हैं, and to my best of my knowledge it is 85. चलो, let us count. Okay, let us read. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, है ना? 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Oh my God, it is 85. So why you are writing 73? Why you have made me confused? 3 different students have written 73. बताए ना जरा बाहर, गूगल। अरे भगवान, वेरी गुड, वेरी गुड।
स्टूडेंट्स कहने से गूगल में देखा है तो बेटा आई एम आई एम सुपीरियर देन गूगल इन दिस केस, ओके राइट। सो इट इज 85। पीटी में क्वेश्चन आएगा तो 73 मत करिएगा, 85 इट इज। ऑल राइट एवरीवन, नाउ यू गिव मी चॉकलेट, है ना, अब आपकी ड्यूटी बनती है। चलो आगे चलते। ओके, आई वॉज ऑल्सो कंफ्यूज, यार ऐसे कैसे हो जाए, ये मैंने तो सही पढ़ा हुआ है और आप 73 कह रहे हो। दैट इज द रीजन दैट आई हैव काउंटेड ओवर हियर। सो क्वेश्चन पूछते हैं ये दैट द टोटल वर्ड्स ऑफ प्रिएम्बल इज हाउ मच, सो दैट इज 85। सो द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग समराइज्ड इन दिस 85 वर्ड्स, दैट इज प्रिएम्बल। और अगर इसका अगर कोई वायलेट करता है तो that will amounts to a violation of principle of natural, will amounts to a violation of basic structure. So any rule, any law which violates or takes away with the principle of fraternity, then it will be a violation of basic structure. समझ में आया? तो जैसे कि अगर आप सेक्युलरिज्म हटा दो इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, in this multi-religious nation, if you remove the secularism, then there will be a loss of respect. The society will be ruptured, and any action which goes beyond the application of fraternity will not be accepted. Will be amounts to a violative, will amounts to be a void, will amounts to unconstitutional. Is it clear? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है that is aiming to provide us the feeling of oneness. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट एम्स टू प्रोवाइड अस द फीलिंग ऑफ वननेस। इसके लिए देर आर लॉट ऑफ पॉलिसीज विच द गवर्नमेंट इज मेकिंग। सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन बाइंड्स द इंडिया इनटू वन। However, it is very multilingual, multi-religious, multicultural, but the fraternity plays a very important role as it provides what? Feeling of oneness, है ना। हमारी मल्टी रिलीजियस है, मल्टी कल्चरल है, मल्टीलिंगुअल है, डाइवर्सिटी है ना, बट इन दिस डाइवर्सिटी देयर इज व्हाट? यूनिटी। अब यूनिटी कैसे है? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब आप गाजियाबाद रहते हो, मैं दिल्ली रहता हूं, कोई नोएडा रहता है, बट अगेन देयर इज अ फीलिंग ऑफ वननेस, दैट इज फ्रेटर्निटी। बट इफ आई स्टार्ट व्हाट कि मैं दिल्ली वालों को ज्यादा ध्यान देने लग जाऊं या ऑफलाइन वालों पे ज्यादा ध्यान दूं, ऑनलाइन वालों पे कम ध्यान दूं, तो आप बोलोगे ना सर यू आर वायलेटिंग योर ओन नॉर्म्स, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि मैं सिर्फ ऑफलाइन वालों बच्चों को टेस्ट दूं, ऑनलाइन वालों को ना दूं। So consider this to be also a what? A constitution. I cannot do any kind of partiality with online or offline for that matter. And if I do, then that will be unconstitutional, right? Unparliamentary. Is it clear? So the responsibility of the state is what? To promote fraternity. That is the sole responsibility of a state. हर स्टेट की क्या है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस नेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि फ्रेटर्निटी प्रमोट। और फ्रेटर्निटी कैसे प्रमोट होगा? बाय एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, बाय अपग्रेडिंग द डेवलपमेंट, बाय अपग्रेडिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एन इंडिविजुअल, बाय प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन, राइट। बट यू पास सच लॉ विच abridges द प्रोटेक्शन, देन दैट लॉ विल बी वायलेटिव। अब यहां पे इन्होंने क्या करा, देखो एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि पहले सीआरपीसी में कि 24 घंटे तक एक्यूज को पुलिस ऑफिसर अपने पास रख सकता था, दैट वाज द मैक्सिमम लिमिट। 24 घंटे से ज्यादा अगर आपको रखना है तो आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट करना पड़ेगा और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आपको ग्रांट करेगा कि कितना पुलिस कस्टडी देनी है। तो अर्लियर इट वाज 15 days, बट नाउ दे हैव इंक्रीज टू 90 days। जो मेरे ओपिनियन में मेरे को ऐसा लगता है कि 15 दिन इज सफिशिएंट फॉर पुलिस कस्टडी। मारना है, पीटना है, उससे उगलवाना है, 15 दिन काफी है। पर 90 days, और पहले क्या था कि
कि 15 दिन के बाद आपको पुलिस कस्टडी उस केस में कभी नहीं मिलेगी, जुडिशियल कस्टडी मिलेगी। कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेश्चन करने हैं, इंटेरोगेशन करना है, आप जेल में जाके उससे इंटेरोगेट करो। बट अब व्हाट दे हैव डिड कि 15 दिन नहीं, 90 डेज का पुलिस कस्टडी। जस्ट इमेजिन द एक्यूज के साथ होगा क्या। 90 डेज तक जेल उसमें पुलिस की हिरासत में है, 90 डेज, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। अब यहाँ क्या क्या चीजें पनपेगी, क्या क्या होगा कि या तो एक्यूज पैसा खिलाएगा पुलिस ऑफिसर को कि मेरे को मेरी फैमिली से मिलने दो, मेरे को मेरे रोज फैमिली का खाना खाने दो, राइट, पैसे खिला के करवाएगा ना ये चीज। 90 डेज, 3 महीने। और इस बीच वो बेल भी ले लेगा, ले सकता है तो, अगर ग्राउंड्स बने तो बेल ले लेगा। इसका एडवर्स कि 3 महीने तो उसको पीटेंगे, एडवर्स भी देख लो ना। So I believe that I may have a contrary opinion, but yes, 15 days was sufficient, but 90 days I don't feel that it is a just. ठीक है, राइट। तो पहले 167 में था कि आपको 15 दिन की पुलिस कस्टडी मिल सकती थी इन टोटल, बट नाउ दे हैव सेड कि 90 डेज। सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज ऑल्सो नॉट राइट, बट I will be again reading it and will further formulate it and then I will be telling you. अभी फिलहाल हम सीपीसी की बात सीआरपीसी करेंगे ना, दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, राइट। इज इट क्लियर, समझ में आया। तो एक पॉइंट और लिख लो यहां पर, द अल्टीमेट क्राइटेरिया द अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर बेसिक स्ट्रक्चर is the promotion of fraternity, and assurance लिखेगा, assurance of unity and integrity of nation, as well as the assurance of dignity, as well as the assurance of dignity of individual, full stop. If the principle of constitution is removed, then that results into a material adverse effect, adverse effect upon the above elements, upon the above elements मतलब fraternity, unity, right, etc. Then it will be considered it मतलब वो जो एलिमेंट्स कि अगर उसको हमने निकाल दिए, उन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, देन इट विल बी कंसिडर्ड to be the part of basic structure, to be the part of basic structure. Okay, is it clear? Online students, please tell me. सलोनी ठीक है,
व्हाट अबाउट अदर्स? बहार ठीक है, प्रिया ठीक है, तृप्ति ठीक है, दिया ठीक है, गुड, रूपल ठीक है, शैली ठीक है, अमित, अमित ठीक है, गुड। एक और क्वेश्चन मेरा आपसे, ठीक है, एक और क्वेश्चन। डज डज द डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन, implied limitation apply upon Indian Constitution? अब आप सोचोगे सर इम्प्लाइड लिमिटेशन क्या मतलब है ना? बताओ। इम्प्लाइड मतलब विच इज नॉट रिटन बट इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग, है ना? एक्सप्रेस मतलब लिखा हुआ है या फिर बता रखा है, दैट इज एक्सप्रेस। इम्प्लाइड मतलब क्या, जो लिखा नहीं है बट मतलब वही है ना? राइट, जैसे हम बोलते हैं ना इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऐसी इम्प्लाइड लिमिटेशन के बारे में बताओ। डज द इम्प्लाइड लिमिटेशन अप्लाई अपॉन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि अगर ये जो इम्प्लाइड लिमिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज देयर इन यूएस। इन यूएस का कॉन्सेप्ट है ये। यूएस में द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इन अ रिटन फॉर्म। क्या यूएस, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, हालांकि मैंने आंसर बता दिया बट स्टिल, क्या यूएस में क्या ये रिटन फॉर्म में है? जैसे इंडिया तो कोडिफाइड है कि जो चीज नहीं पता चली ऐसा लिख दो लिख दो लिख दो। क्यों? क्योंकि कोई डिस्प्यूट होता है तो वो पूछता है भाई कहाँ लिखा हुआ है, तो हम फिर कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं कि वहां लिखा हुआ है। बट यूएस में नहीं है, राइट? इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया बोल रहा था मैं, इन यूएसए इट इज नॉट रिटन, राइट? यूएस में नहीं लिखा या यूके में नहीं लिखा? आई बिलीव इट इज इन यूनाइटेड किंगडम। क्योंकि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ बहुत अलग 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 एरियाज में लिखा हुआ है और मेंशन्ड है। बट मैं इसको यूके बोलूंगा, यूनाइटेड किंगडम। क्योंकि यूके में इट इज नॉट कोडिफाइड, राइट? इन इंडिया इट इज कोडिफाइड। तो ये एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है। ये एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है। तो क्या ये इंग्लिश कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे लगता है? यस और नो? व्हाट डू यू थिंक? प्रिया सेज नो सर, ओके। व्हाट डू यू से? आप, मेरे को लग रहा है आप क्वेश्चन समझे नहीं, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो, यूके में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो नहीं है, बट सब कहीं ना कहीं गवर्न है कि भाई ऐसा काम नहीं करना, ऐसा लॉ पास नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो इम्प्लाइड है, राइट? तो ये इम्प्लाइड लिमिटेशन क्या इंडिया पे भी लगता है? नतीशा सेज यस, बाहर सेज यस। टेल मी एवरीवन। दिया सेज यस। So now the student says yes. I will also say yes. The answer is yes. Saloni says yes, sir. Where constitution is silent. Yes, absolutely correct. तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन है, ये इंडियन सोसाइटी पर भी लगता है। इस पे लिखो, द डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन द डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन applies upon Indian society as the hidden principle, as the hidden principle
as the hidden principle of constitution. हिडन प्रिंसिपल मतलब जहां पे प्रिंसिपल साइलेंट है, एज मिस सलोनी हैज सजेस्टेड, एब्सोल्युटली करेक्ट. Hidden principle of constitution act as the hidden principle of constitution act as implied restrictions upon the powers of state. It is also called theory of guided power. थ्योरी ऑफ गाइडेड पावर. समझ में आया? तो इसको हम थ्योरी ऑफ गाइडेड पावर कहते हैं. और थ्योरी ऑफ गाइडेड पावर मतलब क्या? कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके थ्रू ही चलेगा. अगर मेरे पास डिस्क्रिशन है, दैट डज नॉट मीन आई विल डू आर्बिट्रेरी थिंग्स, रादर आई विल बी बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स. और उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ गाइडेड पावर. कि जहां डिस्क्रिशन दे रखा है, जहां इट इज साइलेंट, तो दैट डज नॉट मीन कि आप कुछ भी करोगे, आप उसके बावजूद भी बाउंड हो. ठीक है? दिया से सर, कैन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बी इट्स एग्जाम्पल? यस, principle of natural justice is also an example that we are guided by that. We have to serve notice, we have to listen the accused, right? I have to take a class, I am also bound with this constitution, right? Why? Because we have taken a contract. हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ोगे, right? Is it clear? So I cannot violate, you cannot violate, and if you violate, you will be thrown out of the class. राइट? कि अगर आपने क्लास मिस करी तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा. ये मैंने अभी रूल बनाया है. ओके, तो अब आप देख लो ये सब चीजें. चलो, नाउ टेल मी, डू यू हैव एनी डाउट? अब देखो, कल हमें क्या करना है, कल अभी इसको थोड़ा और स्ट्रेच करना है. डू नॉट वरी, थोड़ा मैं स्ट्रेच कर रहा हूं बट आपको कंक्रीट समझा रहा हूं. ठीक है? राइट. इसमें कल नागराज केस करेंगे, कल आई आर कोयल हो डेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 11 जजेस बेंच का जजमेंट है, वो भी कल हम करेंगे. ठीक है? तो एम नागराज का जजमेंट है और एक आई आर कोयल हो का जजमेंट है. ये इसके ऊपर ही है, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर. ठीक है? थोड़ा और एडवांस्ड फीचर है, तो दैट वी विल डिस्कस टुमारो. बट नाउ टेल मी, डू यू हैव एनी डाउट इन आवर क्लास, टुडेस क्लास? है क्या? नो, एनओआरएम, नॉर्म्स. नॉर्म्स मतलब हमारी कुछ ऐसी कंडीशंस बना रखी हैं, वो है, होती है नॉर्म्स. बोलो. तो आप हमारे नॉर्म्स को फुलफिल करना. ठीक है? एडमिशन लेने के लिए. चलो. यस, इज इट क्लियर? इफ इट इज क्लियर, गिव मी अ फाइनल थम्स अप सो दैट आई कैन कंक्लूड इट ओवर हियर. दिया ठीक है, तृप्ति ठीक है, बाहर ठीक है, शैली ठीक है, प्रिया ठीक है, रूपल ठीक है, नतीशा ठीक है. ऑल राइट, very good. So let me close this recording. All right, so we will meet tomorrow. Thank you everyone, god bless you, thank you so much.